तारीख थी 28 अप्रैल 2018। सुबह के वक्त माथेरान पुलिस स्टेशन में एक अनजान फोन कॉल आता है। कॉल करने वाले ने बताया कि देहरान डैम के पास एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में माथेरान नाम का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करते हैं। माथेरान में ही एक देहरान नाम का डैम भी है जहां से पुलिस को कॉल आई थी। कॉल के बाद पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और वारदात की जगह से पुलिस को तकरीबन एक 25 साल के लड़के की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लड़का बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके कपड़े और घड़ी काफी महंगे लग रहे थे। लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि शक्ल देखकर पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लड़के के सर में गोलियां मारी गई थी। इससे लड़के का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। पुलिस को मौकाए वारदात पे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे लड़के की पहचान की जा सके। वहां न कोई फोन था और न ही उस लड़के का वॉलेट था, और उस बॉडी के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस को बॉडी से कुछ दूरी पर बंदूक की नकली गोलियों के 2 खोखे मिलते हैं। पुलिस समझ नहीं पाई कि गोली के खोखे तो नकली हैं, लेकिन मर्डर असली हुआ है, क्योंकि लाश सामने थी। इस सवाल का जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे सकती थी। दोस्तों, क्या था ये पूरा मामला और किसकी थी वह लाश? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि लड़के के सर में 3 गोलियां मारी गई है और गोली असली पिस्टल से चलाई गई है। पुलिस कंफ्यूज थी कि अगर गोली असली पिस्टल से चली है तो फिर नकली गोली के खोखे कातिल ने वहां क्यों छोड़े। हत्या का यह मामला पनवेल के माथेरान का था, जो कि नवी मुंबई पुलिस के अंतर्गत आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स ने कहा कि आगे चलकर यह मामला हाई प्रोफाइल भी हो सकता है, इसलिए जब तक बॉडी की शिनाख्त ना हो जाए तब तक बॉडी को मुर्दा घर में ही रखवा दिया जाए। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी कि इस केस का ना तो कोई गवाह था और ना ही लाश की पहचान करने वाला। हत्या और हत्या का मोटिव तो दूर की बात, बॉडी की पहचान करना भी मुश्किल था। फिर भी पुलिस तफ्तीश करने में जुट गई। ये पता करने की कोशिश की गई कि कहीं आसपास के इलाके में गुमशुदगी के मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। इसी तरह से 20 दिन निकल जाते हैं। अब नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की कई अलग अलग टीमें बनाई। इसी टीम का एक सब इंस्पेक्टर किसी काम से पुणे गया था, और जब वो वापस आ रहा था तो उन्होंने स्टेशन पर कुछ पोस्टर लगे हुए देखे। पोस्टर में एक लड़के के गुमशुदगी के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही एक कॉन्टैक्ट नंबर भी पोस्टर पर दिया हुआ था। इंस्पेक्टर ने उस पोस्टर की फोटो अपने फ़ोन में ले लिया और वापस आकर पोस्टर की पिक्चर अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाया। सबको यही लगा पोस्टर वाले लड़के की पिक्चर 20 दिन पहले मिली बॉडी से मैच कर रही है। फिर मॉर्चरी में रखी बॉडी से मैच करवाया तो बहुत हद तक डेड बॉडी के बाल और कद काठी पोस्टर से मैच हो रही थी। चूंकि पोस्टर पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था तो पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया। पुलिस के पूछने पर कि कौन बात कर रहे हैं और क्या आपका कोई गुम हुआ है जिसके लिए आपने पोस्टर लगवाए हैं, फोन उठाने वाले शख्स ने बताया कि मेरा नाम अनिकेत है और मेरा बड़ा भाई गुम हुआ है। उसकी उम्र 25 साल है और वो 27 अप्रैल 2018 से गायब है और उसी का पोस्टर मेरी भाभी ने लगवाया है। उसका नाम ओंकार कुंदन है। चूंकि पुलिस को बॉडी 28 अप्रैल को मिली थी और उम्र भी 25 ही थी, तो पुलिस का माथा ठनका कि कहीं ना कहीं ये बॉडी इसी गुमशुदा लड़के की हो सकती है। पुलिस ने अनिकेत से कहा कि आप अपनी फैमिली में से किसी को साथ लेकर नवी मुंबई थाने आ जाइए। अनिकेत अपनी भाभी के साथ नवी मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस के पूछने पर कि आप लोगों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, अनिकेत ने बताया कि यह मेरी भाभी सुधा है, इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। फिर पुलिस फैमिली को मुर्दा घर में रखी बॉडी दिखाती है जिसे उन दोनों ने पहचान लिया। पुलिस के लिए राहत की बात ये थी कि इतनी मशक्कत के बाद कम से कम डेड बॉडी की पहचान तो हुई। मरने वाले की पहचान होने के बाद अब बारी थी मारने वाले तक पहुंचने की।
सबसे पहले पुलिस ने फैमिली से ओंकार के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ओंकार एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करता था और उसके पास पैसे भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसका पैशन एक्टिंग करने का था। फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से वह मिलता रहता था। ओंकार को कुछ छोटे मोटे रोल भी मिले। उसने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कोई बड़ा रोल अब तक उसके हिस्से में नहीं आया था। लेकिन जिंदगी चल रही थी, पैसे की कमी नहीं थी। इसी बीच में ओंकार की शादी सुधा से हो जाती है। ओंकार और सुधा इस शादी से बहुत खुश भी थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 की शुरुआत से ही पति और पत्नी में झगड़े होने लगे थे। पुलिस को ये बयान ओंकार का भाई अनिकेत देता है। पुलिस ने जब झगड़े की वजह पूछा तो अनिकेत ने कहा उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस फिर सुधा और ओंकार दोनों की कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन कॉल डिटेल से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्या का सुराग मिल सके। फिर पुलिस ने सुधा से 27 अप्रैल के बारे में पूछा। यह वही दिन था जिस दिन ओंकार गायब हुआ था। सुधा ने बताया कि 27 अप्रैल को ओंकार और मैं साथ निकले थे। मुझे भी किसी काम से बाहर जाना था तो मैं ओंकार के साथ ही चली गई। फिर स्टेशन पर हम अलग हो गए क्योंकि ओंकार को किसी से मिलने जाना था और मैं अपना काम करके घर वापस आ गई। पुलिस के पूछने पर कि ओंकार किससे मिलने गया था तो सुधा ने बताया कि मेरी मौसी के पति यानी मेरे मौसा से मिलने गया था। उनका नाम नाहुष कुमार है, क्योंकि नाहुष कुमार एक फिल्म प्रोड्यूसर है और ओंकार को एक्टिंग का शौक भी था, तो इसी सिलसिले में वह उनसे मिलने गया था। पुलिस ने पूछा कि मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। इस पर सुधा ने बताया कि उसने अगले ही दिन जब ओंकार घर नहीं आए और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। और उसने पुलिस स्टेशन का नाम भी बताया। जब नवी मुंबई पुलिस ने उस पुलिस स्टेशन से वेरीफाई किया तो पता चला कि सुधा की बात सच है। मिसिंग रिपोर्ट पूरी तरह से ठीक थी और सुधा का बयान मिसिंग रिपोर्ट से मैच भी कर रहा था। सुधा के बयान से पुलिस को यकीन हो गया कि इस मर्डर में सुधा का हाथ नहीं है। पुलिस के पास ओंकार की गुमशुदगी के पोस्टर की पिक्चर थी। पुलिस ने पिक्चर को जब ध्यान से देखा तो अभी के ओंकार की फोटो से और पोस्टर पर लगी फोटो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ओंकार की उम्र इस वक्त 25 के करीब थी और पोस्टर पर जो फोटो लगी थी वो लगभग 16 साल की उम्र की थी। लेकिन आमतौर पर जब कोई गुम होता है तो लोग लेटेस्ट फोटो और सेम कपड़े की फोटो का पोस्टर लगवाते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। ये देखकर पुलिस हैरान रह गई कि माजरा क्या है। पुलिस ने सुधा से फिर से पूछताछ की। पुलिस ने पूछा कि क्या ओंकार की कोई लेटेस्ट पिक्चर आपके पास नहीं है, तो सुधा ने बताया कि उसके पास ओंकार की दर्जनों पिक्चर है। पुलिस ने पूछा कि फिर आपने गुमशुदगी वाले पोस्टर के लिए ओंकार की 8 साल पुरानी पिक्चर ही क्यों दी। इस बात पर सुधा थोड़ा घबरा जाती है, फिर जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती थी कि वह घर वापस लौट कर आए। पुलिस को ये बात अजीब लगी कि सुधा ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, साथ ही पोस्टर भी लगवाए, लेकिन ऐसा क्या था कि वह नहीं चाहती थी कि ओंकार लौटकर ना आए। पुलिस ने जब वजह पूछा तो सुधा ने बताया कि हमारा रिश्ता बहुत बुरा चल रहा था। मैंने सोचा कि अगर वह कहीं चला गया है तो अच्छा है, कम से कम वह भी आराम से होगा और मैं भी सुकून से रहूंगी। फिर यह भी था कि अगर मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो सब मुझ पर ही शक करते, इसीलिए मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई और पोस्टर भी लगवाए। पुलिस को उसकी ये दलील भी ठीक लगी, क्योंकि सुधा ये सारी बातें बहुत ही बोल्डली बता रही थी। पुलिस बहुत उलझन में थी क्योंकि सब कुछ सामने था, फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोनों का खराब रिश्ता और सुधा का ये चाहना कि ओंकार लौटकर ना आए पुलिस को उलझन में डाल रहा था। पुलिस ने सुधा की पूरी कुंडली खंगाल डाली, लेकिन शक करने के लिए पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पर पुलिस को कहीं न कहीं शक था कि इस मर्डर में सुधा का हाथ तो है, लेकिन कोई सुराग भी नहीं था जिससे सुधा का कोई मोटिव समझ में आ सके कि इस क्राइम में उसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर से एक नए सिरे से करना शुरू किया और ओंकार के भाई अनिकेत से फिर से पूछताछ की। अनिकेत बार बार भाई और भाभी के रिश्ते में झगड़े पर आकर रुक जाता था। पुलिस को लगा कि कोई ऐसी चीज तो जरूर है जिसे सुधा छुपा रही है। पुलिस ने सुधा से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सुधा अपने बयान पर डटी हुई थी। पुलिस ने कहा कि अगर कत्ल तुमने नहीं भी किया है तब भी तुम कुछ छुपा रही हो। इसके बाद सुधा ने पुलिस को बताया कि मैं भी एक्टिंग करना चाहती थी, मुझे भी नेम और फेम चाहिए था, इसके लिए मैं नाहुष कुमार से मिली।
जो रिश्ते में मेरे मौसा लगते हैं, उन्होंने मेरा फोटो शूट किया और कहा कि वो मुझे सीरियल में रोल देंगे, और इधर ओंकार भी अपने लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन पता नहीं कब मैं और नाहुश कुमार यानी मेरे मौसा और मैं एक दूसरे के करीब आ गए। हमने रिश्तों की सारी सीमाएं लांघ दी। नाहुश की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, रिश्ता दूर का ही सही, लेकिन वह मौसा थे। फिर हम दोनों का अफेयर शुरू हो गया और जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। इधर ओंकार भी अपने लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और इत्तेफाक से ओंकार को सुधा और नाहुश के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। इसी बात को लेकर दोनों में रोज झगड़े होने लगे। फिर यह बात नाहुश तक पहुंच गई कि ओंकार को पता चल गया है, इसलिए अब हम नहीं मिल सकते। अब ना मिले ये कैसे हो सकता था। सुधा के इस बयान के बाद पुलिस ने नाहुश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। नाहुश ने पुलिस को बताया कि 27 अप्रैल को मैंने ओंकार को अपने पास बुलाया था और बोला कि एक नया प्रोजेक्ट है, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। ओंकार नाहुश के ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन अभी तक ओंकार ने नाहुश से अपनी वाइफ और उसके अफेयर के बारे में कोई बात नहीं की थी। जब ओंकार नाहुश के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर सारी बातें होने लगी, लेकिन ओंकार खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने नाहुश को बोला कि ये सब जो आप कर रहे हो इसे बंद कर दो, नहीं तो मैं सारी सच्चाई मौसी को बता दूंगा। ये बात सुनकर नाहुश डर गया और बोला कि अब तो हम नहीं मिलते हैं। ओंकार ने कहा कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है, बस मुझे आपको वार्निंग देनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बात पर नाहुश ने कसम खाई और बोला कि अब ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से बातें हुई कि ओंकार को लगा कि सब ठीक हो गया है। नाहुश ने कहा कि हम एक नई शुरुआत करते हैं और चलो कहीं बाहर चलते हैं। पहले तो ओंकार ने मना किया, लेकिन फिर उसके साथ चला गया। नाहुश की गाड़ी में ओंकार, नाहुश और उसके 2 बॉडीगार्ड बैठते हैं और 27 अप्रैल की शाम को माथेरान के देहरान डैम पहुंचते हैं, जहां काफी सन्नाटा था। गाड़ी एक जगह पर रुकती है और उसमें से ड्राइवर बाहर निकल जाता है। फिर गाड़ी से ओंकार भी बाहर निकलकर साइड में खड़ा हो जाता है और नाहुश के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद नाहुश और उसके बॉडीगार्ड भी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आने के साथ ही नाहुश ने ओंकार पर पिस्टल तान दी और ओंकार कुछ सोच समझ पाता इससे पहले नाहुश ने फायर कर दिया। ओंकार को लगा कि अब उसकी जान गई, लेकिन गोली शरीर से लगकर नीचे गिर गई और जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं बहा। ओंकार सदमे में ही था कि तभी नाहुश ने अपने बॉडीगार्ड से पिस्टल ली और ओंकार के सर पर एक के बाद एक 3 फायर कर दिए और ओंकार वही खत्म हो गया। चूंकि नाहुश एक प्रोड्यूसर था तो फिल्मी सेट पर अक्सर इस तरह के नकली हथियार होते हैं। जब नाहुश ओंकार के साथ निकला तो उसने गलती से अपने साथ असली की जगह नकली पिस्टल रख लिया था, जिससे 2 नकली गोलियां चली और उनके खोखे पुलिस को घटनास्थल पर मिले थे। दोस्तों, नाहुश ने पुलिस को बताया कि सुधा को उसके इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने अकेले ही यह प्लान बनाया और उसको अंजाम दिया। पुलिस ने सुधा को क्लीन चिट दे दी। नाहुश को उम्र कैद और उसके दोनों बॉडीगार्ड को 7 साल की सजा हुई। इस तरह से एक हंसता मुस्कराता इंसान किसी की हवस और जिद की बलि चढ़ गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम डाइजेस्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।